हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है साइकोलॉजी बाइट एंड वेलकम टू आवर पीवाईक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम कवर करेंगे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसमें जो टॉपिक कवर करेंगे, जो भी अब तक के पीवाईक्यू हुए हैं उसे रिवाइज करेंगे। और इस पीवाईक्यू में हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है और उसका एक्सप्लेनेशन भी हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। तो वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अरेंज द फॉलोइंग टेस्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सैचुरेशन ऑन प्रोजेक्टिव क्राइटेरिया, यानी उपरोक्त परीक्षण को प्रोजेक्टिव पैमाने के संदर्भ में घटती से बढ़ती संतृप्ति के क्रम में लगाइए। यानी इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर है लेकिन इसे कैसे करना है, घटती से बढ़ती, यानी कि जिसमें ज्यादा प्रोजेक्टिव क्राइटेरिया होता है। तो सबसे ज्यादा किसमें प्रोजेक्टिव होता है, सबसे ज्यादा जो होता है वो डिफरेंशियल एप्टीट्यूड में होता है। देन किस में होता है आपका इनकम्प्लीट सेंटेंस, देन थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट एंड रोसार्किंग ब्लॉक टेस्ट। So the right answer is 2, 4, 1 and 3. The option is D. यहाँ पे दिया हुआ देखिए डीएटी टेस्ट जो है वो सबसे कम प्रोजेक्टिव होता है। फिर आईएसबी टेस्ट है, उसमें मीडियम प्रोजेक्टिव गुण होते हैं। टीएटी में अधिक प्रोजेक्टिव, सबसे ज्यादा जो प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है वो रोसार्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है विच अमंग द फॉलोइंग आर द अजम्पशन ऑन विच बिने डेवलप्ड हिज फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बिने ने अपनी प्रथम बुद्धि जांच किस मान्यताओं पर विकसित की थी। बाल्यावस्था में मानसिक क्षमता बढ़ती है, बच्चा अपनी आयु समूह के सापेक्ष में अपनी स्थिति बनाए रखेगा, बच्चा की सापेक्ष स्थिति बढ़ती जाएगी और बाल्यावस्था में मानसिक क्षमता घटती है। तो बीने का जो अजम्पशन था, बीने अज्यूम दैट मेंटल कॉम्पिटेंस जनरली इंक्रीज विद द एज, एज के साथ वो क्या होता है तो बढ़ता है। तो ये कौन सा ऑप्शन में कहा गया है, ये कहता है मेंटल कॉम्पिटेंस इंक्रीज ओवर द चाइल्डहुड ईयर, यानी ऑप्शन नंबर ए। एंड सेकेंड कहता है चाइल्ड रिलेटिव स्टैंडिंग इन मेंटल डेवलपमेंट कंपेयर टू हिज एज ग्रुप will remain constant as the child grow, यानी बच्चा अपनी आयु समूह के सापेक्ष अपनी स्थिति बनाए रखेगा। The right answer is A and B, ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैच द फॉलोइंग से है। ब्लॉक डिजाइन, यहाँ टेस्ट दिया हुआ है और ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, यानी कि वो क्या है। ब्लॉक डिजाइन, सिमिलैरिटी, मैट्रिक्स टास्क, सेंटेंस क्वेश्चन। तो ब्लॉक डिजाइन जो टेस्ट है वो क्या है, परसेप्चुअल रीजनिंग पे बेस्ड है, विजुअल स्पेशियल प्रॉब्लम पे बेस्ड है। सिमिलैरिटी में हम क्या करते हैं, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन को मैच करते हैं। और मैट्रिक्स टास्क जो है, मैट्रिक्स टास्क जो साइमल्टेनियसली यानी नॉन वर्बल ऑब्जेक्ट प्रोसेस को ये करता है। सेंटेंस कंप्लीशन में क्या, इनकम्प्लीट सेंटेंस आपको दिया जाता है उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो इसका जो आंसर बनता है ए का 1, ब्लॉक डिजाइन, परसेप्चुअल रीजनिंग, सिमिलैरिटी, कंप्रीहेंशन एंड मैट्रिक्स टास्क साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग एंड सेंटेंस क्वेश्चन सक्सेसिव। ये 1 जैसा सीक्वेंस है वैसे ही राइट मैच है। ए का 1, बी का 2, सी का 3 and D का 4. The right answer is option number 2. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following are not factor analytically derived personality inventory, यानी कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व सूचकांक कारक विश्लेषण द्वारा व्युत्पन्न नहीं है, नॉट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। 16 PF, कामरे पर्सनालिटी स्केल, जेनकिन एक्टिविटी सर्वे एंड
EPPS। तो जेनकिन एक्टिविटी सर्वे जो है और EPPS जो है वो कब डेवलप किया गया था, वो विशिष्ट सिद्धांत उद्देश्यपूर्ण विकास पर बने, जबकि 16 PF और कामरे जो है वो फैक्टर एनालिसिस डेवलप किया। इसमें दिया हुआ है कि फैक्टर एनालिसिस नॉट डिराइव्ड, तो इसके हिसाब से जो आंसर बनता है वो C एंड D बनता है, जेनकिन एंड EPPS। द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, असर्शन एंड रीजन। पहले असर्शन एंड रीजन आता था, अब इस टाइप का क्वेश्चन अब आता नहीं है, असर्शन एंड रीजन नहीं आएगा, पर यही चीज आपको स्टेटमेंट में आता है कि स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, या स्टेटमेंट 2 गलत है, या दोनों सही है। ये पहले असर्शन रीजन में ये बताना होता था कि हाँ असर्शन और रीजन सही है और उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो सही है या नहीं है। तो आप कॉन्सेप्ट इससे भी क्लियर होगा और वो आपको इस चीज से आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझने में भी हेल्प होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में कहता है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल टेस्ट थ्योरी CTT द ट्रू स्कोर कंपोनेंट एंड एरर कंपोनेंट नॉट ऑब्जर्व ये सॉरी component of the observed score are assumed to be uncorrelated। और रीजन में क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू CTT द एरर कंपोनेंट इन अज्यूम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद एन मीन ऑफ 0। तो हिंदी में क्या कहता है, क्लासिकल टेस्ट थ्योरी के अनुसार प्रेक्षण स्कोर का सत्य स्कोर और त्रुटि घटक परस्पर असंबंध माने जाते हैं। तो इसमें जो होता क्या है कि CTT जो है वो क्या कहता है, वो ट्रू स्कोर जो असर्शन है वो सही कह रहा है कि CTT का ऑब्जर्व स्कोर इक्वल क्या होता है, ट्रू स्कोर प्लस एरर स्कोर, दोनों को मिलाकर क्या बनता है, ऑब्जर्व स्कोर बनता है। तो असर्शन सही है। और रीजन में कहता है कि CTT स्कोर एरर कंपोनेंट अज्यूम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन ऑफ 0, यानी ये भी सही है लेकिन ये इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको पैराग्राफ का क्वेश्चन है। पैराग्राफ में कहता है साइकोलॉजिस्ट वांटेड टू डेवलप अ न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट फॉर द स्टूडेंट पॉपुलेशन and she wrote 80 multiple choice item and each item with 5 alternative. The item analysis was carried out by finding discrimination index and item remainder correlation for each item। और मोस्टली ये कहता है that this is describe the development and validation of numerical ability test by psychologist and टेस्ट डिजाइन क्या है, ये इनिशियली 80 आइटम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और जिसमें 60 आइटम को रिडिफाइन किया गया है आफ्टर आइटम एनालिसिस। रिलायबिलिटी डेटा में क्या कहता है कि टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी किया गया है ओवर 8 वीक, टाइम गैप भी दिया विद 400 पार्टिसिपेंट यील्डेड अ कोरिलेशन ऑफ 0.22। कोरिलेशन कितना दिया हुआ है, 0.22 दिया हुआ है। दिस वन इज कोरिलेशन एंड सिग्निफिकेंट एट 0.01 level and split high reliability and corrected using the Spearman-Brown formula was found to be 0.60. Validity data, the test score showed a product moment correlation of 0.6 with the student mathematics marks from an annual examination. Norms क्या कहता है, the normative sample had a mean score is 40 and a standard deviation of 8 with data being normal distributed. Percentile rank were used a norm। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन तो दिया हुआ है, which of the following
correlation is suitable while computing item remainder correlation in एवं एनालिसिस। यानी कहता है कि जो ऊपर में जो डेटा दिया हुआ है उसमें उसके डेटा विश्लेषण में आइटम रिमाइंडर सहसंबंध निकालने के लिए कौन सा सहसंबंध उपयुक्त होगा। पाई कोफिशिएंट, पॉइंट बाय सीरियल, कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस कोरिलेशन एंड मल्टीपल कोरिलेशन। तो यहाँ पे जब आइटम रिमाइंडर कोरिलेशन क्या किया गया है, यूजुअली कब यूज होता है कि डायकोटोमस आइटम में यूज करते हैं एंड आइटम स्कोर विथ अ टोटल स्कोर माइनस दैट आइटम। आइटम रिमाइंडर क्या होता है, आइटम रिमाइंडर में होता है कि जिस आइटम उस आइटम को छोड़ के, तो वो रिमाइंड आप वर्ड से ही पता चलता है रिमाइंडर यानी उस आइटम को छोड़कर। तो पॉइंट बाय सीरियल जो है इसके लिए सही होगा क्योंकि एक जो है वो कंटिन्यूअस वेरिएबल है एंड दूसरा इज सेकेंड वन इज डायकोटोमस। The right answer is point by serial. Question number 7. Question number 7 कहता है what inference can you draw about the reliability of the test? टेस्ट की विश्वसनीयता के बारे में क्या निष्कर्ष जाया जाता है, जबकि वो टेस्ट में क्या दिया हुआ है, कोरिलेशन दिया हुआ है 0.21 एंड क्या मेथड यूज किया, स्प्लिट है। तो टेस्ट जो है जिसका ये आपको यहाँ पे देख रहे हैं क्या दिया हुआ 0.2 इंडिकेट करता है कि वेरी लो टेम्परल स्टेबिलिटी, यानी कि जो कोरिलेशन है वो लो कोफिशिएंट सजेस्ट करता है। तो वो क्या होगा, वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। सेटिस्फैक्टरी कब होता है, जब 0.3 एंड एबव होता है। तो इसका जो राइट आंसर होता है द टेस्ट है अनसेटिस्फैक्टरी टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हाट वुड बी परसेंटाइल रैंक फॉर स्कोर 48 के लिए परसेंटाइल रैंक क्या होगा, 16 एंड 60, 68 एंड 84। तो जब जेड स्कोर में हम इसको देखेंगे, जेड के जो परसेंटाइल में चेंज करते हैं तो उसमें ये मीन जो है आपका 40 है। तो 40 के हिसाब से ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन आगे जाएगा तो 50 प्लस 34 यानी कि 84 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है what would be the split have reliability coefficient after स्पीयर ब्राउन correction। तो स्पीयर ब्राउन करेक्शन के बाद स्प्लिट हैव की रिलायबिलिटी का ये क्या होगा। तो जो स्प्लिट हाफ स्पीयरमैन ब्राउन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, R इक्वल 2R बाई 1 प्लस आर। तो R हमारा कितना दिया हुआ है, R जो हमारा दिया हुआ है 0.60 दिया हुआ है, तो T 2 इंटू 620 बाई 1 प्लस 6, तो उसको कैलकुलेट करने पे कितना आता है 0.075 आता है। नीचे में एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, अगर आपको समझ में नहीं आता है हिंदी में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है। आप वीडियो पॉज करके खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो और मैच कर सकते हो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एक बार में ये चीजें याद होने वाली नहीं है। हाँ, फॉर्मूला को जरूर याद करके रखिएगा, जितनी भी फॉर्मूला है एक पेज पे आप नोट डाउन करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हाट एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड फॉर द वैलिडिटी ऑफ द अबव टेस्ट। यानी जो उपरोक्त परीक्षण के लिए कौन सा वैधता साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सेटिस्फैक्टरी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, अनसेटिस्फैक्टरी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, सेटिस्फैक्टरी कंकरेंट वैलिडिटी, अनसेटिस्फैक्टरी कंकरेंट वैलिडिटी। तो इसका जो आंसर होगा सेटिस्फैक्टरी प्रेडिक्टिव वैलिडिटी होगा। प्रेडिक्टिव वैली क्यों होगा, क्योंकि द टेस्ट जो है वो क्या दिखाता है, टेस्ट हमें यह दिखाता है कि जो हमें आउटकम प्राप्त हुए हैं वो क्या है, वो भी फ्यूचर के बारे में कह रहा है, इसलिए ये प्रेडिक्टिव वैलिडिटी होगा।
Okay, the right answer is satisfactory, predictive, validity. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन से है। तो इसमें क्या दिया हुआ, पेयर कंपैरिजन, इक्वल अपीयरेंस इंटरवल, स्कैलोग्राम एनालिसिस एंड समेटेड रेटेड। तो पेयर कंपैरिजन मेथड जो होता है वो किस चीज के लिए यूज होता है, जेड स्कोर के लिए यूज होता है। द पी मैच विथ ऑप्शन नंबर 4। एंड जो नेक्स्ट है इक्वल अपीयरेंस, तो इक्वल अपीयरेंस जो है इक्वल अपीयरेंस इंटरवल स्केल मेनी टाइम। तो इसका जो आंसर है सुटेबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ एटीट्यूड आइटम, क्यू का 3। एंड स्कैलोग्राम एनालिसिस, स्कैलोग्राम एनालिसिस में क्या होता है, स्कैलोग्राम किस पे फोकस करता है, यूनि डायमेंशन पे फोकस करता है। तो थर्ड का जो होगा वो 2 बनता है। एंड सॉरी, यूनि डायमेंशन ये हो गया 1। unidimensional and last one is summated rate is multi-dimensional attitude. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 भी मैच द फॉलोइंग से है। टेस्ट रीटेस्ट टाइप ऑफ रिलायबिलिटी है, और इसमें जो दिया हुआ है सोर्स एरर वेरिएंस, यानी इस टेस्ट में सोर्स एरर का सोर्स क्या होगा। टेस्ट रिटेस्ट जो होता है वो टेस्ट रिटेस्ट में एरर कहाँ से आएगा, टेस्ट रिटेस्ट में जो आता है वो टाइम सैम्पलिंग से आता है। यानी अगर आप प्रॉपर टाइम नहीं दोगे, टाइम गैप के बाद अगर आप टेस्ट नहीं करते हो तो आपका आंसर जो है वो सही नहीं आएगा। टेस्ट रिटेस्ट का आएगा टाइम सैम्पलिंग, ए का 3rd। और अल्टरनेट फॉर्म या डिलेट फॉर्म, अल्टरनेट फॉर्म में क्या होता है, अल्टरनेट फॉर्म किस चीज में आएगा, एक ही टेस्ट का जो है उसका जो एरर आएगा वो कंटेंट से भी आ सकता है और टाइम सैम्पलिंग से भी आ सकता है। तो कंटेंट एंड टाइम सैम्पलिंग किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में, यानी कि बी का जो आपका आंसर होगा वो 4 से होता है। कोएफिशिएंट अल्फा में क्या होता है, कोएफिशिएंट अल्फा जो है वो रिफ्लेक्ट करता है किस पे, कंटेंट हेट्रोजेनिटी में। द राइट आंसर इज सी का 1। एंड जो लास्ट बचा है क्या है, इंटर स्कोरर, इंटर स्कोर कोहेंस कपा। इंटर स्कोरर में क्या होता है कि एक जज एक टेस्ट को सारे जज उसे ये करते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3rd, ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो क्या करता है, स्कूल में काम करने वाले एक साइकोलॉजिस्ट ने स्कूल अधिकारियों के कहने पर स्कूल के बच्चों को आईक्यू टेस्ट लिया और स्कोर नोटिस बोर्ड पे लगा दिया। अब बताइए कि बच्चे का स्कोर नोटिस बोर्ड पे लग जाता है तो फिर आप फेल भी हुए तो भी आपको पता चल जाता है। तो ये क्या है, दिस इज एन एथिकली इनकरेक्ट प्रैक्टिस सिंस इट violate confidentiality, and B ethically incorrect practice since it violate informed consent, ethically correct practice। और हिंदी में देखते हैं, हिंदी में ये कहता है कि यह नैतिक रूप से गलत तरीका है क्योंकि यह कॉन्फिडेंशियलिटी का उल्लंघन करता है। और सेकंड कहता है नैतिक रूप से गलत तरीका क्योंकि यह इन्फॉर्म्ड कंसेंट का उल्लंघन करता है। स्कूल की ट्रांसपेरेंट पॉलिसी को देखते हुए नैतिक रूप से सही तरीका है, ये तो कहीं से भी सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्या कर रहा है, रिवीलिंग आईक्यू स्कोर पब्लिकली ब्रांचेस कॉन्फिडेंशियलिटी, अ कोर एथिकल प्रिंसिपल रिगार्डलेस ऑफ कंसेंट और ट्रांसपेरेंसी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर
14 देखते हैं, विच स्टेटमेंट अबाउट EPQ R एंड न्यू PI RR2, यानी EPQR एंड न्यू PIR में कौन सा स्टेटमेंट सही है। बोथ मेजर ओपननेस, EPQR psychotism correlated negatively with agreeableness and conciseness, and third option कहता है EPQR has lie scale, NeoPI does not, and extraversion and neuroticism correlated across both tests। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2, 3 एंड 4। क्यों? क्योंकि EPQR क्या करता है, वो ओपननेस को मेजर नहीं करता है, लेकिन साइकोटिसिज्म किसे नेगेटिवली कोरिलेटेड होता है, किसे नियो से, एंड लाई स्केल किस में नहीं है, लाई स्केल जो है इट इंक्लूड्स अ लाई स्केल किस में, न्यूपीआई में। तो द राइट आंसर इज 2 में कहता है EPQR and psychoticism are correlated negatively with agreeableness and conscientiousness। 2 and third option क्या कहता है, थर्ड ऑप्शन कहता है कि EPQ has life scale and NeoPI के पास, NeoPI में life scale नहीं होता है। and fourth option extraversion and neuroticism correlated across both tests। 2, 3 and 4, the option D is correct। Question number 15. Which one of the following is considered as a culture fair performance test? जब आपको पूछता है कि कल्चर फेयर टेस्ट, तो कल्चर फेयर में क्या होता है कि कोई भी बायस नहीं होता है, उसे कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है, कोई भी दे सकता है। कल्चर फेयर बायस टेस्ट कौन सा होगा, सॉरी कल्चर फेयर टेस्ट कौन सा है, तो कल्चर फेयर टेस्ट जो है वो कफमैन इंटेलिजेंस टेस्ट है। क्यों? इसको स्पेशली डिजाइन किया गया था कल्चर बेसिस पे, इसको लैंग्वेज और नॉन वर्बल क्यू यूज किया गया था। कल्चर फेयर में क्या होगा, जब लैंग्वेज यूज नहीं होगा तो वो मोस्टली चांसेस है कि कल्चर फेयर होगा। कि बैरियर किस में होता है, बैरियर हमें कम्युनिकेशन करने में लैंग्वेज पे होता है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है, पैराग्राफ में कहता है साइकोलॉजिस्ट वांटेड टू डेवलप एन अचीवमेंट टेस्ट इन केमिस्ट्री फॉर एसएससी स्टूडेंट ऑफ सेंट्रल स्कूल फॉर दिस पर्पस। He wrote 110 item having multiple choice format. He administered his draft version into a sample of 300 subjects. Item analysis was carried out by computing item remainder correlation. The item analysis retained 80 items. The 80 item version was administered to fresh sample of 400 subjects, which yield a mean of 40.00 and a standard deviation of 8.00. The score were found the normally distributed. Okay. And then Cronbach Alpha 4 80 item version found to be 0.94, and the psychologist also computed all event reliability and CUDA rejection reliability for this version. On this version, one of the subject Manas, and on this version one of the subject Manas had a score 32 since 80 item version, and where was considered long open administration. Two form A and form B were prepared by randomly assigning 40 item of each। यानी जो पैराग्राफ जो है वो क्या कहता है, वो एक स्टडी किया गया है किसके द्वारा, एक साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। वो क्या किया है, अचीवमेंट टेस्ट का डेवलपमेंट किया है केमिस्ट्री में। टेस्ट डेवलप किया गया इनिशियली ड्राफ्ट ऑफ 110 मल्टीपल चॉइस आइटम वाज एडमिनिस्टर ऑफ कितने सब्जेक्ट पे, 300 सब्जेक्ट पे। आइटम एनालिसिस किया गया, आइटम एनालिसिस रिटर्न है 80 item for the final version. A final version data shows the 80 item test was given to how many subjects, 400 subjects, yield a mean of 40, and the standard deviation is
0 0. The score were normally distributed and Cronbach alpha reliability was 0.94. And subject score, one subject minus a score 32 on this version. Test form, the 80 item version was split into two form, from A and Form B, each of 40 randomly assigned item. अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि द एक्सपेक्टेड क्रोनबेक अल्फा फॉर फॉर्म ए वुड बी, क्या होगा क्रोनबेक अल्फा के हिसाब से इसमें। तो क्रोनबेक अल्फा हम क्या निकालते हैं, आर एफ बाई 2 माइनस आर एफ। तो हमारा जो आर एफ कितना हुआ है, आर दिया हुआ है 0.94 एंड जो 0.94 बाई 2 माइनस 0.94, इसको कैलकुलेट करते हैं, या फिर हम अगर कूडर रिजर्शन इसको कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, या फिर आप कूडर रिजर्शन के बेसिस पे निकालते हैं। तो कूडर रिजर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, के आर बाई 1 प्लस के माइनस 1 इंटू आर। तो उस हिसाब से कूडर रिजर्शन जो हमारा आया हुआ है, के आर क्या होगा, के आ गया आपको 0.5 एंड आर जो है 0.94 दिया हुआ है, पे ऑब्लिक 1 प्लस 0.5 माइनस 1 इंटू 0.94। इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा 0.89। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इन द एबव स्टडी the psychologist computed 3 reliability coefficient, Cronbach alpha, split half and Cooder rejection reliability. Which expectation is true? इनमें से सही क्या होगा। तो Cronbach alpha और Cooder rejection जो है वो कब यूज करते हैं, डायटोमस आइटम पे करते हैं, मैथमेटिकली इक्विवेलेंट अंडर सिमिलर कंडीशन। सो क्या करेंगे, split height depend on height test in split, so its value can vary. So the right answer is A and C. A में कहता है B and C would be the same, and C ऑप्शन में क्या कहता है, C ऑप्शन में ये कहता है कि B and C यानी split height reliability and Cooder rejection would be the same but would be different. The right answer is option number 2. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है फॉर कंप्यूटिंग टेस्ट रिमाइंडर कोरिलेशन विच कोरिलेशन इज सुटेबल। तो आइटम रिमाइंडर कोरिलेशन किस चीज के लिए यूज होता है, डायटोमस आइटम के लिए। और तो ये पॉइंट बाय सीरियल क्या करते हैं, उसमें हम कि पॉइंट बाय सीरियल अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि पॉइंट बाय सीरियल जो है आइटम बाइनरी एंड द रिमाइंडर कंटिन्यूअस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पॉइंट बाय सीरियल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि अ स्कोर ऑफ 32 ऑन द 80 आइटम वर्जन वुड कॉरेस्पेंड टू विच परसेंट ट्रायल रैंक। तो जो टेस्ट नॉर्म दिया हुआ है उसके हिसाब से जो रॉ स्कोर है वो 32 है एंड आइटम कितना है 80 है। तो ये जो कि 1 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो है, तो इसका जो परसेंटाइल बनेगा वो 16 परसेंटाइल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्रोनबेक अल्फा इज, क्रोनबेक अल्फा क्या है, लार्जर देन स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट and smaller than split half reliability coefficient, the average of all possible split half reliability, and fourth equal to Cooder rejection for the polytomous item। जिसका जो राइट आंसर है एवरेज ऑफ ऑल स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। क्यों, क्योंकि क्रोनबेक अल्फा जो है वो कब निकालते हैं, क्रोनबेक अल्फा का जो है वो सभी संभव स्प्लिट हाफ के विभाजन के औसत के रूप में होता है, इसलिए यह किसी
क्या करता है, किसी विभाजन से अधिक समग्र आंतरिक संतुलन दर्शाता है, यानी कि द एवरेज ऑफ ऑल पॉसिबल split have reliability coefficient is the right answer. Question number 21. The neo PIR does not have the response style scale. Reason में कहता है developers argued that adjusting for social desirability reduce validity. इसका आंसर क्या है, बोथ आर ट्रू, क्योंकि नियो पीआई डज नॉट है रिस्पॉन्स स्लाइड, ये बात सही है। और ये सोशली डिजायरेबिलिटी क्यों नहीं है, क्योंकि करेक्शन रिड्यूस द वैलिडिटी ऑफ पर्सनालिटी स्कोर। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड ए इज द सही एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 22, कैलिफोर्निया एफ स्केल्स मेजर। कैलिफोर्निया एफ स्केल मेजर, एफ स्केल क्या मेजर करता है, फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक, सेंसेशन सीकिंग, प्रोनेस टू रिजिडिटी एंड ऑथोरिटेरियनिज्म एंड एक्स्ट्रावर्जन। तो एफ स्केल जो है स्पेशली किस चीज के लिए है, मेजर ऑथोरिटेरियन पर्सनालिटी ट्रेट सच एज rigidity and submission to authority. The right answer is option number C. Question number 23. Question number 23 में कहता है which statement are correct? निम्नलिखित में से कौन सा statement सही है? Weber ratio, higher stimulus, smaller changes needed to detect differences. Fechner perception is a logarithmic function of stimulus. Steve's law is derived from direct magnitude estimation and Stevens law is logarithmic. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 एंड 3। ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 क्यों है, क्योंकि फेक्नर क्या किए थे, फेक्नर जो है लॉगरिथमिक रिलेशनशिप को प्रपोज किया था, जबकि स्टीवन लॉ ने क्या किया था, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड एस्टिमेशन एंड अ पावर ऑफ फंक्शन, जो कि इसके हिसाब से जो आंसर होगा वो स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि which of the following statement is true regarding the relationship of test length with the reliability and validity, यानी टेस्ट की लंबाई और टेस्ट के लंबाई के संदर्भ में रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बीच में नीचे दिए गए कौन सा स्टेटमेंट सही है। जैसे जैसे ऑप्शन ए कहता है कि एज टेस्ट लेंथ इंक्रीज ओनली रिलायबिलिटी इम्प्रूव। जब भी क्वेश्चन में ओनली वर्ड दिया हुआ हो तो उस पर आप जरूर गौर कीजिएगा। तो कहता है कि जब ओनली रिलायबिलिटी इंप्रूव होगा, जब टेस्ट लेंथ इंक्रीज होगा तो ओनली वैलिडिटी इंप्रूव होगा। एज टेस्ट लेंथ इंक्रीज नाइदर रिलायबिलिटी नॉर वैलिडिटी इंप्रूव, एज टेस्ट लेंथ इंक्रीज बोथ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी अप्रूव। तो इसका जो राइट आंसर है, अगर हम टेस्ट की लेंथ बढ़ाते हैं तो अगर इम्प्रूव होगा तो क्या होगा, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी दोनों ही अप्रूव होंगे। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम टेस्ट का लेंथ बढ़ाते हैं बिहेवियर बेटर होगा और रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी दोनों इम्प्रूव हो सकता है। द क्वेश्चन नंबर 25 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंट टेस्ट आर एप्लीकेबल टू इलस्ट्रेट एडल्ट, WAIS, Alexander Pasch-Long test, colored progressive matrices, कोल ब्लॉक डिजाइन। तो इसका जो राइट आंसर है अलेक्जेंडर पाश-लॉन्ग एंड कोल ब्लॉक डिजाइन, जो दोनों ये एक्चुअली ये परफॉर्मेंस टेस्ट है, तो दिस इज applicable for illiterate person. The right answer is option number 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है ड्यूरिंग 1960 हॉफमैन एंड अदर क्रिटिसाइज द कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड अदर नेशनली एडमिनिस्टर्ड एजुकेशनल टेस्ट एंड आर्ग्यूड दैट, यानी कहता है एंट्रेंस एग्जाम और देश भर में होने वाला 1960 के दशक में हाफमैन और दूसरे कॉलेज के
एक एजुकेशनल टेस्ट की आलोचना की और कहा कि यह एक स्मार्ट और तेज दिमाग वालों को पसंद आते हैं। ये जवाब देने के बजाय इसके पीछे सोच की क्वालिटी और स्किल दिखाने पर ज्यादा ध्यान देता है। ऑप्शन थर्ड कहता है कि ये समझदार, क्रिएटिव और ज्यादा गहरे लोगों को पसंद आते हैं। और फोर्थ ऑप्शन कहता है कि ये काबिलियत की पहचान पर बुरा असर डालता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो है इसका राइट आंसर होता है these are favor and nimble witted, and third one is second one is D option. They carry a bad effect in recognition of merit. The right answer is option number 2, A and D. Next question is question number 28. Question number 28 में कहता है which of the following is not considered an example of the evaluating dimension of the Osgood semantic differential. यानी निम्न में से कौन सा ऑसगुड सेमेंटिक डिफरेंशियल के मूल्यांकन के आयाम का उदाहरण नहीं माना जाता है? क्लीन, डर्टी, स्लो, फास्ट, गुड, बैड, काइंड एंड क्रूएल। तो स्लो फास्ट जो है वो क्या है? एक्टिविटी डायमेंशन है। तो उस हिसाब से ये क्या है? ये मूल्यांकन को नहीं दर्शाता है। तो इस वजह से इसका जो राइट आंसर बनता है स्लो एंड फास्ट। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि कैटल कल्चर फेयर टेस्ट इज प्रिज्यूम टू मेजर क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, फ्यूल्ड इंटेलिजेंस, वर्बल इफ्लुएंसी एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। कैटल का कल्चर फेयर टेस्ट जो है वो किस प्रकार की बुद्धि को मापने के लिए बनाया गया है? तो CFIT टेस्ट जो है वो डिजाइन किया गया है किसके लिए? कल्चर फेयर बायस एंड मेजर इनेट रीजनिंग एबिलिटी। तो ये क्या करता है? मेनली एक्सेस करता है फ्लूइड इंटेलिजेंस को, नॉट वर्बल एंड लर्न स्किल। द राइट आंसर इज फ्लूइड इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है विच एटीट्यूड मेजर प्लेसेस अ सिंगल एडजेक्टिव एट द सेंटर ऑफ एन इवन नंबर ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। यानी कौन सा जो अभिवृत्ति मापन का जो विशेषण को सम संख्यात्मक मूल्यों के मध्य में रखता है? एडवर्ड स्केल, थर्स्टन स्केल, स्टेपल स्केल एंड सेमेंटिक स्केल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो स्टेपल स्केल होगा। स्टेपल स्केल क्यों होगा? कि स्टेपल स्केल में क्या करते हैं? -1, -5, -4, -3, -2, -1 से लेकर +5 तक जाता है। लेकिन क्या करता है ये? इट डजंट प्रेजेंट बाइपोलर एडजेक्टिव पेयर। ये बाइपोलर एडजेक्टिव को प्रेजेंट नहीं करता है। द राइट आंसर इज स्टेपल स्केल। क्वेश्चन नंबर 31। 5 सेकेंड फैक्टर ऑर्डर इन 16 PF आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज। यानी 16 PF के में जो 5 सेकेंड ऑर्डर फैक्टर को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? ग्लोबल 5, बिग 5, 5 फैक्टर मॉडल एंड यूनिवर्सल पर्सनालिटी फैक्टर। द राइट आंसर इज ग्लोबल फैक्टर। ग्लोबल फैक्टर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है द मेयर्स एलोवी क्रूशियो इमोशनल इंटेलिजेंस यानी MSCEIT इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो क्या मेजर करता है? किस चीज को मापता है? परसीविंग इमोशन, यूजिंग इमोशन टू फैसिलिटेट थॉट, अंडरस्टैंडिंग इमोशन, इम्प्लिसिट मोटिवेशन। इसका जो राइट आंसर है परसीविंग इमोशन, फैसिलिटेट थॉट एंड अंडरस्टैंडिंग इमोशन। A, B एंड C। A, B एंड C किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में है। तो आज के पार्ट में इतना ही था। सेकेंड पार्ट में हम बाकी को क्वेश्चन कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको कोई भी जब नई वीडियो आएगी आपका इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। And please do like and subscribe. Thank you for watching.